टाइम एंड वर्क टॉपिक है हमारे साथ, दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक तो है टाइम एंड वर्क, एंड दूसरा टॉपिक की अगर मैं बात करूं, एक टॉपिक तो है हमारे पास टाइम एंड वर्क, दूसरी सेकेंड टॉपिक की मैं बात कर लूं तो टाइम स्पीड डिस्टेंस TST, एंड तीसरी टॉपिक की बात कर लूं तो प्रॉफिट PPLD, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। अगर आपको इतना पार्ट कंप्लीट है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, मिनिमम आप 80% क्वेश्चन 100% सॉल्व करोगे, और इससे बाहर 80% क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलता है। कभी कभार किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दो पूछ लिया तो पूछ लिया, एक आध क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी या परमिटेशन कॉम्बिनेशन से, प्रोबेबिलिटी या परमिटेशन कॉम्बिनेशन से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो इसी 3 टॉपिक्स के ऊपर कवर अप रहते हैं। मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चन कम से कम ये 3 टॉपिक पे देखने को मिलते हैं, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में अगर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पूछा जाए तो अभी तक का जो सिनेरियो है कि अभी तक यही 3 टॉपिक है जिसके ऊपर पूरी बात की जाती है। उसके अंदर आज मैं सबसे पहले आ रहा हूं टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और उसका एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है चेन रूल। आपके लिए कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि मैं चेन रूल के नाम से उसे याद रखूं, या मैं अभी क्लास में करवाऊंगा जिस मेथड से सॉल्व हो जाए उस मेथड से सॉल्व कर लीजिए। हाँ, चेन रूल से थोड़ी सी ये होती है कि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब चेन रूल को पढ़ने से पहले हम लोग 2 चीज को याद करना पड़ेगा जो हम लोग मैथमेटिक्स में अपनी क्लास 8-9 में पढ़े थे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। सबसे पहले हम लोग 2 चीज पढ़े थे, एक तो डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में ये चीज होती थी कि हमारे पास अगर एक डाटा इंक्रीज कर रहा है तो उसके रिलेटिव जो भी दूसरी चीज होगी वो भी इंक्रीज करेगा, और इनवर्सली में जस्ट इसका अपोजिट होता था कि एक चीज अगर इंक्रीज कर रहा है तो सेकेंडरी उसका डिक्रीज करेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीजें समझ में आनी चाहिए, और ये डायरेक्ट और इनवर्स तो आप लोग इतने कैपेबल हो ही कि आप स्टेटमेंट पढ़ के समझ में ही आ जाएगा कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझते हैं कि अगर मैं आपको बोल दूं कि एक स्टूडेंट एक प्रोग्रामिंग करने के लिए वो 1000 रुपीज लेता है। एक प्रोग्राम उसे रन करवाना है सी में या जावा में, और वो उसके लिए 1000 रुपीज का चार्ज करता है। अगर मेरे को 10 प्रोग्राम रन करवाना हो उससे, कितना चार्ज मेरे को लेगा? तो ये दिख रहा है कि डायरेक्टली जिस तरह से वो प्रोग्राम इंक्रीज करता जा रहा है उसी हिसाब से उसका चार्ज बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि 10 प्रोग्राम है तो 10 into 1000 दैट इज 10,000 आ जाए। ये डाटा पढ़ के मुझे लगा कि ये जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का है। सेम इसी तरह का अगर दूसरा क्वेश्चन मैं देखूं कि मैं बोल रहा हूं कि 1 आवर्स में मैं 10 किलोमीटर रन कर पाता हूं, तो मैं अगर 5 आवर तक रन करूं तो मैं कितना करूंगा? तो डायरेक्टली दिख रहा है कि जिस तरह से मेरा टाइम बढ़ता जाएगा मेरी डिस्टेंस कवर भी जो है वो भी हमेशा इंक्रीज करती जाएगी। 4 पर्सन एक वर्क को करने में 3 डेज का टाइम लगाता है। 6 पर्सन सेम वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? ये सारी चीजें बेसिक है, इस पे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, बट ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ से आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि 4 पर्सन 1 वर्क को 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है, सेम वर्क है, तो सेम वर्क है, तो अब मेरे से अगर ये चीज पूछा गया तो मैं बताऊंगा कि 6 पर्सन सेम वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। अब मेरे को दिख रहा है कि ये 1.5 टाइम्स इंक्रीज किया है यहाँ से। यहाँ अगर 1.5 टाइम्स इंक्रीज किया है तो यहाँ पे ये 1.5 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। या इससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि पर्सन इंटू डेज, यानी P1 इंटू D1, W इक्वल टू P1 इंटू D2, और सेम वर्क तो वही है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू P2 इंटू D2। अब मेरे को यहाँ पे तो P1 पता है, D1 पता है, P2 पता है, D2 नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा,
P1 D1 इक्वल टू P2 D2। अब मेरे को P1 का वैल्यू 4 पता था, D1 का वैल्यू 3 पता था, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 6 इंटू डी का वैल्यू अभी डी रख लेते हैं। अब डी मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या हो गया 4 इंटू 3/6 इक्वल टू डी। अब यहाँ सॉल्व कर लिए, 2 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, दैट इक्वल टू 2 डेज भी है कंप्लीट। अब यही सेम क्वेश्चन है, ये तो मैंने एक यूनिटरी मेथड सा किया। अब अगर मैं इसे चेन रूल के हिसाब से करूँ तो मुझे टेबुलर फॉर्म में मैं लिख दूंगा और डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। बच्चे प्लीज समझिएगा इसे टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखूंगा। जैसे यहाँ पे था पर्सन वन एंड यहाँ पे मैंने डी से डे को इंडिकेट किया। पहले क्या था, 4 पर्सन था, 3 डेज की बात आ गई थी। अब 6 पर्सन है, x डेज, मुझे डेज की वैल्यू में नहीं पता है। अब मुझे ये x फाइंड आउट करना है। तो जब भी होना तो इसके लिए ऐसे समझो, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है। तो ये मुझे दिख रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पर्सन इंक्रीज किया, डेज ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा, यानी पर्सन इंक्रीज हुआ है नीचे से की तरफ, यानी डेज क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, एक चीज याद रखना है कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा और मैं उसके बेसिस पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। यानी दैट इज 4 इंटू 3 इक्वल टू 6x, और यहां से जब इसे सॉल्व कर लूंगा तो वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअली मैं जो इसमें जो भी फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, दैट इज फॉर्मूला ये होगा कि अगर हम कोई वर्क W कर रहे हैं तो W इक्वल टू P1 इंटू D1। और फॉर एग्जाम्पल की बहुत सारे क्वेश्चन में मैं होल डे तो वर्क नहीं करूंगा, तो वहां आवर मेंशन कर दिया होता है कि पहले मैं 6 आवर वर्क करता था, अब मैं 4 आवर ही वर्क कर रहा हूँ। तो W इक्वल टू P1 D1 H1। सेम काम को अगर P2 पर्सन D2 डेज में और H2 आवर वर्क करके कर रहे हैं, तो यानी यहाँ से W इक्वल टू P1 D1 H1 या P2 D2 H2, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि P1 D1 H1 इक्वल टू P2 D2 H2। और इसको जब इक्वल करके कैलकुलेट कर लेंगे तो जनरली इसमें मुझे एक ही वेरिएबल रहेगा और एक वेरिएबल की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। ये हो गया कि जब सेम वर्क दोनों के दोनों पोर्शन में हो रहे हैं। बहुत सारे समय ऐसे हो जाते हैं कि अगर W वर्क था तब तो P1 पर्सन D1 डेज में H1 आवर वर्क करके कंप्लीट कर रहा था। अब मुझे 2 टाइम्स वर्क करवाना है, यानी ये तो W1 था, अब मुझे W2 वर्क करवाना है, जैसे 2 टाइम्स आ जाए या 4 टाइम्स आ जाए या 6 टाइम्स आ जाए, यानी W2 वर्क करवाना है। और इसके लिए मैंने कैसे करूंगा, तो इसके लिए P2 पर्सन लगा होगा, D2 डेज वर्क किया होगा और H2 आवर में सॉल्व किया होगा। तो जब इस तरह से हो और इनके बीच में रिलेशंस बना करके मुझे सॉल्व करना हो, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब मैं यहां से देखूं तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि 1 इक्वल टू P1 D1 H1 by W1। और यहां से मैं देख रहा हूं कि P2 D2 H2 by W2। अब दैट 1 इक्वल टू, अब ये दोनों तो सेम है, इन दोनों सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि P1 D1 H1 by W1 इक्वल टू P2 D2 H2 by W2। और इसको जब मैं वर्क भी मुझे गिवन रहेगा, यहाँ पे जनरली मेरे को एक ही वेरिएबल कुछ नहीं पता होगा और बाकी सारी चीजें गिवन होंगे, तो मैं यहाँ से इस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक यही फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैं कंप्लीटली सॉल्व कर सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन को। द टेक्निक ऑफ चेन रूल इज एप्लीकेबल इन केस वेयर 2 or more components are given. Each of these components have 2 parts. Out of these components, one component has one of its part missing. Then in this other given part, the same component is taken as the base and it is compared individually with the other component. If the missing part should be greater than the given part, then the numerator is kept as greater than denominator. If the missing part should be smaller than greater part, then numerator is kept smaller than the denominator. देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। एक्चुअली आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। जितने भी बच्चे प्रेजेंट है प्लीज इसका आंसर मुझे आप लोग चैट में रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन है, पीस ऑफ वर्क वाज supposed to be finished in 9 days by certain number of men. 6 of them did not come and the rest of them complete the work in 15 days.
हाउ मेनी वेयर देयर ओरिजिनली। एक्चुअली में हो वही चीज रहा है जो चेन रूल की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, एक तरफ मैं मेन लिखा, यहाँ पे डेज लिखा। ये मुझे तो पहले तो पता चल गया कि ये क्या कहानी हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मेन इनटू डेज, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि W इक्वल टू M1D1 इक्वल टू M2D2। अब मुझे मेन कितना था फर्स्ट कंडीशन में नहीं पता, मैंने एक्स कंसीडर किया। डेज कितने लगे थे, 9 डेज लगे थे। सेकेंड कंडीशन में कितने मेरे पास पर्सन आए, तो x माइनस 6, और डेज कितने लगे 15। दैट मीन्स क्या बना कि 9x यानी M1D1 9 इंटू एक्स, 9x इक्वल टू 15 इंटू एक्स माइनस 6। अब यहां से सॉल्व कर लिए तो ये आ गया 9x, यहाँ हो गया 15x माइनस 90। अब मेरे को इसे x को इधर भेज दो, इसे इधर भेजो, कुछ भी करके लास्टली यही आएगा 6x इक्वल टू 90, सो x इक्वल टू 15। और मुझसे यही पूछा गया था कि ओरिजिनली कितने, तो सिर्फ 15 मेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 men do can a piece of work in 10 days, यानी क्या हो गया भैया, 80 आदमी था, 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा था और 6 घंटे करके कर रहा था, यानी यहां से ये आ गया। एक काम था इसीलिए 1, और इक्वल टू जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था हाउ मेनी, 100 men आया, ठीक है जी, इनटू वर्क क्या था ट्वाइस ग्रेटर, यानी अपॉन में तो 2 आएगा। कितने डेज में कर रहे हैं, 12 डेज में। आवर्स मेरे को निकालना है, एच रहने दो, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये डिनोमिनेटर वाला 2 इधर चला गया, 100 का दोनों जीरो जो था एक यहाँ से गायब हो गए। 12 के लिए 6 से 2 आ गया, यानी ये दोनों गायब आउट हो गए, अकेला 8 बचा, यानी एच का वैल्यू 8 आवर्स। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, सारे बच्चे का 400 आने लगा। अब जिनका भी नहीं आया वो देख ले क्विकली, क्योंकि क्या बोला गया था 1200 मेन का जो था मेरे पास 60 डेज का फूड था, यानी टोटल फूड मेरे पास कितना हो गया, टोटल फीड हो गया हमारे पास 1200 इंटू 60। अब क्या कहानी हुई, ये तो 24 डेज तो रहे सब खाए, उसके बाद कुछ अलग से रेनफोर्समेंट आ गया, यानी 1200 इंटू 24 इतना फूड तो हम लोग खा गए। उसके बाद क्या हुआ कि 1200 प्लस कुछ एक्स आ गए, इनटू 27 डेज में कंप्लीट हो गया। यानी यहां से क्या हुआ, जब मैं इसे सॉल्व किया तो यहां से जो मेरे को दिख रहा है, अगर मैं इसे इस तरफ ले आऊं, क्या बचा 1200 इंटू 36 इजकल टू 1200 प्लस एक्स इंटू 27, और इसे जब सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 400। आई थिंक सारे बच्चे का ये आंसर आ गया होगा। अब ये तो एक प्रोसेस है, जब मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन इस पार्ट के लिए किया। अगर मैं इसे क्विकली करना चाहूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्विकली करना चाहूं, तो सीधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे को देखो डाटा से ही पता चल जाएगा कि 1200 पर्सन थे, 60 डेज का था, 24 डेज तक तो सबने खा ली, यानी रिमेनिंग कितना डेज बचा, यानी 36 डेज का हमारे पास फूड कितना बचा था 1200 इंटू 36 डेज का। लेकिन इसमें क्या हुआ, पर्सन एडिशनल हो गए, यानी कितने हुए मुझे नहीं पता, तो मैंने एक्स कंसीडर किया, यानी अब टोटल कितने हो गए 1200 प्लस एक्स, कितने दिन में कंप्लीट हुआ 27। तो वो जो पहला लाइन लिखना था वो मैं नहीं लिखा, ये डायरेक्टली मैंने यहां से समझ लिया ये 24 डेज तक तो कंप्लीट हो चुके हैं, रिमेनिंग डेज में जो भी एक्स्ट्रा आए हैं वो कौन सा फूड खाएंगे, रिमेनिंग डेज का फूड का वो गेन करेंगे। यानी यहां से डायरेक्ट सॉल्व कर लो और एक्स की वैल्यू 400 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन 25 बिल्कुल सही है, कोमल का आंसर आ गया। बच्चे आप लोग कहाँ शांत होके बैठे हुए हो, एक सिर्फ एक का आंसर आ रहा है, बाकी सब तो ऐसे लग रहा है जैसे सो चुके हैं। 19 डेज में शिप को अनलोडेड करना था, सीधी सी बात है। 170% मैंने स्टार्टिंग में दिया, लेकिन उसने क्या किया 1/4 वर्क ही किया, कितने डेज में 12 डेज में। यानी यहां से क्या रिलेशन बना, यहां से रिलेशन बना कि 175 इंटू 12 इजकल टू 1/4, क्योंकि वर्क तो इतना ही हुआ है। पर्सन 1 इंटू डेज 1 इजकल टू, अब क्या है मेरे को कितना एडिशनल पर्सन चाहिए, यानी इसे 175 प्लस एक्स कर दो इनटू कितने दिन रिमेनिंग है, ओनली 9 डेज, सॉरी 7 डेज रिमेनिंग है, और डिवाइडेड बाय
3/4, क्योंकि वर्क रिमेनिंग कितना है, अगर 1/4 कंप्लीट हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क इज 3/4। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, वैसे तो ये 4 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 इधर आ गया, यानी ये हो गया 175 इंटू 12 इंटू 3, ये 7 यहाँ से डिवाइड में भेज दो, इक्वल टू 175 प्लस एक्स, कैंसिल आउट हो गया 25, 36 इंटू 25, हाउ मच, कितना आ गया 900, और x इक्वल टू 725 वैल्यू आ गई। तो चलो बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। तो मैक्सिमम जो ये क्वेश्चन, प्लीज इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों को हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें इस तरह की कहानियां हो कि अलग अलग वर्क हो रहे हैं, पहले 1/4 हो रहा था, फिर रिमेनिंग वर्क मुझे ढूंढना पड़ा कि 3/4 हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये क्वेश्चन 2018 के टीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे क्वेश्चन में जैसा बोला गया है कि ह्यूमन एंड रोबोट मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं, और पहले कंडीशन में ऐसा है कि 15 ह्यूमन एंड 5 रोबोट्स वर्किंग टुगेदर टू टेक 30 days फिनिश अ जॉब, यानी 15 ह्यूमन प्लस 5 रोबोट इंटू 30 इक्वल टू टोटल वर्क। अब क्या हुआ, 5 ह्यूमन एंड 15 रोबोट, जब ये दोनों काम कर रहे हैं तब 60 days के अंदर वर्क फिनिश होता है। दैट मीन्स सेम वर्क है 60 इंटू कितना, 5 ह्यूमन प्लस 15 रोबोट। पहले तो इस तरह से मैं पहला इक्वेशन लिखा और इसका क्या यूज है। अब ये तो मैं लिख लिया, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि फिर ये बता दो कि सिर्फ अगर ह्यूमन ही आए तो 15 ह्यूमन कितने देर में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सीधी सी बात है कि जो ये क्वेश्चन है ना हमारे पास, इसमें एक दूसरे के बीच में, ह्यूमन एंड रोबोट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, तो पहले ह्यूमन वाले को एक तरफ रखे कैलकुलेशन करके, रोबोट वाले को एक तरफ ले जाए। ये कितना हो गया 15 इंटू 30 450h प्लस 150r इक्वल टू 300h प्लस 750r, और यहां से सॉल्व किए तो 150h इक्वल टू 150h इक्वल टू 600r। आई थिंक यही आ रहा है ना बच्चे, ये 900r क्या, ओ सॉरी यहाँ पे 900 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे आ गया 750r। तो h इक्वल टू, जी हाँ गौरव बिल्कुल सही था, तो h इक्वल टू 5r। यहां से मेरे को एक रिलेशन मिल गया कि ह्यूमन एंड रोबोट के बीच में एक रिलेशन आ गया। इसका मतलब होता है मैं अब टोटल वर्क फाइंड आउट करना चाहूँ। नहीं बेटा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का तो क्वेश्चन नहीं है ना, ये जो आप पूछ रहे हो। एक बच्चे ने मेरे को अभी चैट में लिखा है कि क्या मैं ये इस तरह का इक्वेशन नहीं बना सकता हूँ कि 15h प्लस 5r इक्वल टू 30। ये 30 इक्वल टू 30 कैसे होगा, ये 30 भी जब यहाँ पे आया इंटू 30 तब इक्वल टू टोटल वर्क हुआ। और दूसरा इक्वेशन भी यही बना कि 5h प्लस 15r इंटू 60 इक्वल टू टोटल वर्क। ये दोनों टोटल वर्क के इक्वल में हो रहे हैं। ये 30 उसके साथ मल्टीप्लाई में जब आएगा, जब 15 ह्यूमन एंड 5 रोबोट 30 डेज तक वर्क कर रहे हैं तब टोटल वर्क अपना हो रहा है। और दूसरी कंडीशन में भी यही है, तो टोटल वर्क चूंकि इक्वल आ रहा है इसीलिए मैंने इसे आपस में इक्वल किया है। उस तरह से मैं इक्वेशन नहीं बना सकता। तो इस तरह से मेरे को एक रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन जब आ गया तो इस रिलेशन से मेरे लिए आसानी हो गई कि मैं टोटल वर्क को ह्यूमन के रिस्पेक्ट में या रोबोट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब चूंकि मेरे को लास्ट में क्वेश्चन ह्यूमन के रिस्पेक्ट में पूछा गया, मैं इसीलिए सबको ह्यूमन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दूं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 30 इंटू 15h और प्लस 5r के बदले में मैं h पुट कर सकता हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये रिलेशन आया है प्लस h। यानी अगर मैं देखूं तो 16 इंटू 30 यानी 480h इज आवर टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को कौन कर रहा है 15 ह्यूमन, कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय मैन पावर यानी 15h। अब जब यहाँ पे आप इसे सॉल्व किया एस से h कैंसिल आउट, 15 इंटू
14 15 3 या 45 32 यानी 32 डेज में ये वर्क कंप्लीट होंगे। इसका आंसर बताइए। प्लीज बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अभी जो है ये क्वेश्चन कैपजेमिनी में पूछा गया था। लास्ट ईयर जो कैपजेमिनी ऑनलाइन टेस्ट लिया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को सॉल्व हो जाना चाहिए। 19 बिल्कुल सही है। गौरव ने 19 बोला, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस बच्चे ने थर्ड ऑप्शन बोला है बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे को देखो क्या हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पहले अप्लाई करते थे कि 500 इंटू 35 टोटल, तो मेरे पास यही था। लेकिन हुआ क्या है कि आफ्टर 5 days a batch of this student was admitted to hostel and after 10 days a batch of 50 student left out। यानी हुआ क्या, 5 दिन के बाद अगर कुछ बच्चे आ गए, इसका मतलब मेरे पास जो बचा हुआ 5 दिन तक तो नॉर्मल चला, उसके बाद कितना बचा था मेरे पास 500 इंटू 30, क्योंकि 5 दिन तक तो नॉर्मल सब कुछ चला। उसके बाद क्या हुआ 50 आ गए, तो अब टोटल मेरे पास कितने हो गए 550 इंटू वो लोग कितने दिन तक रुके 10 डेज तक, तो ये तो खाना खाया ही खाया अगर खाने की बात कर लूं। उसके बाद जो था, उसके बाद 50 निकल के चले गए तो ओनली 500 मेरे पास बचा। अब ये कितने दिन तक चलेंगे इंटू एक्स। अब इसे सॉल्व करना है। अगर ये न्यूमेरिकल पार्ट है इसे इधर भेज दो, यानी कितना हो गया, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 15,000 माइनस कितना 5500 इक्वल टू 500x। और जब यहाँ x को सॉल्व करूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 19। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यही क्वेश्चन अब फिर से आ गया। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं तो एक तो शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन मैं नहीं अभी डिस्कस करूंगा उनके, क्योंकि एंड और का ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ गया। मैं नॉर्मल सी बात करता हूं जिस बेसिस पे हम लोगों ने अभी तक लास्ट क्वेश्चन किया था, जो मैंने अभी बताया था कि वो कॉग्निजेट का पूछा गया क्वेश्चन था। सेम वहीं से ये क्वेश्चन वो रोबोट वाले में था, वहां पे सिर्फ अकेला मेन के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे अलग कंडीशन दे दिया गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर 3 मेन थे, तीनों ने कितने डेज में वर्क कंप्लीट किया, यानी 3 इंटू 36। 4 वोमेन थी, सेम 4W इंटू 36। यहां से एक रिलेशन मेरे को दिख रहा है कि M इजकल टू 4/3W, 1M इजकल टू 4/3W। अब मेरे को टोटल वर्क के बारे में पता है इतना है। अब मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारे वोमेन को या तो मेन में कन्वर्ट कर दूं या सारे मेन को ओमेन में कन्वर्ट कर दूं। तो अगर मैं ओमेन के मैं सबको कन्वर्ट कर रहा हूं तो टोटल वर्क तो मुझे पता है, टोटल वर्क कितना हो गया 4W इंटू 36। और कितने लोग पर्सन कितने हो गए, अब पहले तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं। दैट मींस कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4/3W प्लस 10W, कैंसिल आउट हो गया 2, यानी टोटल आ गया 18W। और टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा 4W इंटू 36 और मेन पावर है हमारे पास 18W, W से W 18 2 जाए, यानी 8 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 1 डेज का कोई चीज कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसे हम लोग इफिशियंसी बोल देते हैं। जनरली सबको पता होगा कि उसकी इफिशियंसी कितनी है, तो इसका मतलब वो उन्होंने 1 डे में कितना वर्क किया है। तो अब यहां से ये चीज कोरिलेट करना है कि अगर A एंड B 2 पर्सन है, अगर A 5 डेज में वर्क कर रहा है, B उस सेम वर्क को 4 डेज में कर रहा है, इसका मतलब डेज का जो रेशियो है A एंड B का वो है 5:4। डेज का जो रेशियो है A एंड B का दैट इज 5:4। तो इफिशियंसी का रेशियो ठीक इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, क्योंकि डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। अगर उसकी इफिशियंसी ज्यादा है तो दिन कम लगाएगा, इफिशियंसी कम है तो टाइम ज्यादा लगाएगा वर्क करने में। यानी यहाँ पे अगर मैं उसकी इफिशियंसी की बात करूं तो इफिशियंसी इज 4:5। यही क्वेश्चन है। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, कोई बच्चे जल्दी बताएं मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर। बच्चे क्या है क्वेश्चन में, A can complete a piece of work in 15 days, B is 50% more efficient than A, then calculate the number of days required to both complete the work। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें सॉल्व, इस क्वेश्चन को कैसे करें सॉल्व। अगर मेरे को यही क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है कि required both to A में 6 days, B 9 days, व्हाट इज दिस।
दोनों मिलकर के तो आई थिंक 6 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेगा। ये ए बी क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। मुझे ये बोला गया है ना कि ए, अच्छा नहीं, ए 6 डेज में नहीं, दोनों मिलके जब करेंगे तो 6 डेज में होगा। ए ने बोला 15 डेज में कंप्लीट वर्क किया, तो ए ने वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया, 15 डेज में। अब बी के बारे में मुझे क्या बताया गया है, बी इज 50% मोर इफिशियंट देन ए। इसका मतलब मैं ये अगर कंसीडर कर लूं कि ए 1 डेज में 2 वर्क करता था, ए 1 डेज में 2 वर्क करता था, इसका मतलब बी 3 करेगा, क्योंकि 2 + 50% ऑफ 2, 3 वर्क करेगा। अब ये 15 दिन में कंप्लीट कर रहा था, इसका मतलब टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क 30 था। तो बी कितने करेंगे, बी कितने दिन में करेगा अकेला, अगर बी अकेला कर रहा होता तो 10 डेज में कर लेता, क्योंकि टोटल वर्क तो 30 हमने ले लिया। अगर एक दिन का मैं ये एज्यूम किया कि ए का 1 डे का वर्क 2 है। अच्छा यहाँ पे हम एक्स से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं कोशिश करेंगे, मैं हमेशा एक नंबर लेके चलूंगा और उससे देखेंगे कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। अगर मैं ए का लेके चला 2 तो 15 डेज में, इसका मतलब टोटल वर्क 30 आ गया, दिस इज टोटल वर्क। अगर बी का 50% मोर इफिशियंट, यानी बी अगर इससे 50% मोर इफिशियंट है, तो बी ने लगाया 3 डेज, इसका मतलब उसने 3 वर्क किया 1 डे में, इसका मतलब 10 डेज में वर्क कंप्लीट हो गया। अब पूछा गया है कि जब दोनों साथ मिलके काम करेंगे तब कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसका मतलब दोनों जब साथ मिलके एक दिन में वर्क करे, तो ए तो 2 काम कर रहा था 1 डेज में, बी 3 कर रहा था, यानी दोनों साथ मिलकर के 5 वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप ही लोग देहरादून में हो और देहरादून में बोला गया कि देखो जी आपके कॉलेज में एक प्रोग्राम किया गया जा रहा है, तो आप लोग जाकर के जितने भी वीआईपीज हैं देहरादून में, वहां पे उनको जो है सो इनवाइट करके आना है। तो ए की कैपेसिटी है कि वो एक दिन में ओनली 2% को इनवाइट कर रहा था, बी की कैपेसिटी है 1 डेज में वो 3 की कर रहा था, क्योंकि 50% मोर इफिशियंट है। तो दोनों जब एक साथ निकले तो वो तो 5 1 डेज में करेंगे ना। अगर ये 1 डेज में 5 कर रहे हैं तो टोटल वर्क हमारे पास कितना था 30, और एक दिन में 5 हो रहा था, डिवाइडेड बाय 5, यानी 6 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो जब दोनों मिलके करेंगे तो 6 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखो, यहाँ पे फिर से वही कहानी है कि x है और y है, और इन दोनों की इफिशियंसी के बारे में ये बताया गया है कि x इज ट्वाइस इफिशियंट एज y, यानी x इसका डबल इफिशियंसी है। अगर मैं ये कंसीडर कर लूं कि y 1 डेज में 1 वर्क कर रहा था, यानी y की इफिशियंसी अगर 1 है तो x की इफिशियंसी 2 है। अब क्या बोला गया कि दोनों जब साथ मिलके काम कर रहे हैं तो 14 डेज में कंप्लीट हो रहा है, यानी प्लस कर दो, यानी 3 हो गया, 3 × 14, यानी दैट इज इक्वल टू, हमें ये पता चल गया टोटल वर्क 42 है। टोटल वर्क अगर 42 आ गया तो ये एक्स कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 42 डिवाइडेड बाय 2, यानी एक्स कंप्लीट किया 21 डेज में, और वाई कितने डेज में, तो वाई कंप्लीट कर लेगा 42 डेज में। एक्स 21 डेज में, वाई 42 डेज में डायरेक्टली। अब देखो कितने आसान से क्वेश्चन हो गए, मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, मैं पूरी बातें आपके सामने बता दिया। प्लीज बच्चे ये चीज, ये मेथड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार रिप्लाई करो आप लोग। इसमें फ्रैक्शन में मुझे नहीं जाना है, डायरेक्टली यहां पे सॉल्व कर लो। अब देखो अगर मैं यहाँ x एंड y को 1 और 2 लिया था, मैं कोई भी नंबर ले लू फिर भी डेज में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। जस्ट लाइक मैं देखता हूं, मैं ये बोल रहा हूँ ये x है ये y है, x की इफिशियंसी 1 डेज की 6 है, इसका y की 6 है, x का 12 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया इंटू 18 हो गया, 18 × 14 252, टोटल वर्क आ गया 252, क्योंकि दोनों मिलकर के जो वर्क किए दैट इज इक्वल टू 18, और ये वर्क हो रहा है 14 डेज में कंप्लीट, यानी दैट इज इक्वल टू 252। अब अगर 252 वर्क हो रहा है तो x कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 252 डिवाइडेड बाय 12, 12 2 जा 24, 1 जा 21 डेज में, और x का y का कितने में हो जाएगा, या तो आप 6 से डिवाइड करो, नहीं तो आप सीधी सी बात समझ लो ना कि ये अगर इस दोनों के बीच के रेशियो किस में आ रहा है 2:1 में, अगर इफिशियंसी का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2, ये जितना समय लगेगा उसका डबल ये लगाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ मुझे x का यूज करना ही होगा। मैं जिस मेथड की लास्ट क्वेश्चन बात कर रहा था उस मेथड से यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, या हो जाएगा। बच्चे आंसर
बिल्कुल हो जाएगा। नो कैसे आप बताए, देखो कितनी आसान से क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला गया है कि x है और y है, x की इफिशियंसी थ्राइस एफिशिएंट एज y, यानी x अगर 3 कर रहा है तो y ओनली 1 कर रहा था। इनकी इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है। इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है। तो जल्दी से मेरे को बता दे टाइम का रेशियो क्या आएगा। क्विकली चैट में रिप्लाई करो। 1:3। मैं सीधी सी बात बोला था, जस्ट अपोजिट होता है। अब देखो यहाँ पे कितना आसान सा क्वेश्चन है, 1:3। टाइम के रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। और 2 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच, 10 डेज। 2 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच, 10 डेज। यानी 10 डेज है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 डेज, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 डेज आ गई। इसका मतलब ये 5 दिन में ये 5 डेज हो रहा था, तो ये 15 डेज की बात आ रही थी। अब क्या बोला जा रहा है, देन y alone can do finish same work, ये कितने दिन में कर लेगा। ये अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो ये 5 हो गया, तो 3 यूनिट है, इसका टाइम लग रहा है 3 यूनिट डेज, यानी 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15 डेज। यहाँ पे अगर मैं बेसिक से करता बहुत ही लंबी कैलकुलेशन जा रही थी, लेकिन मैं 30 या 40 सेकंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को कर लूंगा। सीधी सी बात है, मैं ये डायरेक्ट लिखता जाऊंगा, एक्स वाई इनका जो इफिशियंसी का रेशियो होगा उसे लिखना, और उसके जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम के बीच का डिफरेंस मुझे बता दिया गया था 10 था, यानी 2 यूनिट इज इक्वल टू 10 डेज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 3 यूनिट का वैल्यू 15 डेज, यानी ये 15 डेज में कंप्लीट करेगा, ये 1 डेज में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये m है, ये 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और दूसरा क्या है, n कैन डू सेम वर्क इन 50 डेज। n भैया, n भाई साहब जो है ये 50 डेज में वर्क कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था, कोई भी इसका कॉमन मल्टीपल ले लो, उसे टोटल वर्क कंसीडर कर लेना। इस दोनों का कॉमन मल्टीपल 300 आ रहा है, 300 ले लो, 600 आ रहा है, 600 ले लो, 1200 आ रहा है, 1200 ले लो, जो लेना हो कुछ भी ले लो। आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आंसर सेम आएगा। थोड़ी देर के लिए जनरली हम लोग सबसे छोटे नंबर ले लेते हैं। अब ये नहीं कि ऐसे आप लोग एलसीएम लेने के लिए बैठ जाना, कोई जरूर नहीं। अगर आप ये काम करोगे ही तो फ्रैक्शन वाला ही मेथड में अप्लाई कर लेता ना। मेरे को तो फ्रैक्शन से बाहर निकलना है, तो मैं तो सीधी सी बात चाहूंगा कि मेरे को कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैं आसान होने के लिए, ये कितना था, ये 60 डेज था, ये 50 डेज था, टोटल वर्क मैंने 300 कंसीडर कर लिया। अब बोला गया इसका मतलब इसकी 1 डेज की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो इसकी 1 डेज की इफिशियंसी 5 आ गई, इसकी 1 डेज की इफिशियंसी 6 आ गई। दोनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी दोनों एक साथ में तो 1 डे में तो 11 वर्क कर लेंगे। अब क्या बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज शुड एंड लीव सो दैट वर्क इज फिनिश्ड इन 36 डेज। यानी क्या हो रहा है, 36 डेज में वर्क फिनिश हो रहा है, तो यानी 36 इंटू 36 डेज, तो कौन काम किया, एम काम किया, यानी 36 इंटू 5 प्लस एन इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 300। अब यहां से मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, यानी सॉरी 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300। अब मेरे को यहां से एक्स का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो गया, 36 5 180 आ गया, 180 को माइनस कर देंगे दैट इज इक्वल टू 120। सो एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे प्लीज आप, अब आवाज आ रही है क्या, स्क्रीन शेयर है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर है या नहीं है, प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो ये वाला। बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दो, ये क्वेश्चन सबका क्लियर है या नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। बच्चे प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लो, और आप लोग प्लीज चैट में मेरे को रिप्लाई कर दो, ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से या नहीं होगा।
यस और नोट में प्लीज रिप्लाई करो जल्दी से, होगा या ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है। मेरे को जो क्वेश्चन करवाना है इस टॉपिक के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूं उस क्वेश्चन तक पहुंचूं। आवाजें आ रही है क्या आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्लीज, इस क्वेश्चन में मैं बहुत सारे ऑपरेशन इसी क्वेश्चन के ऊपर करवाऊंगा, प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन, चलो मैं आंसर लास्ट क्वेश्चन का भी मेरे को भी देखना पड़ेगा, क्या था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चलो मैं एक बार सॉल्व भी कर लेता हूं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आई थिंक 4 डेज हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 4 डेज। 4 डेज। एक्चुअली 13 नंबर क्वेश्चन को प्लीज सारे बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप लोग रीड करके मेरे को एटलीस्ट इतना बता दीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट आप लोगों को देखना चाहता हूँ। प्लीज एक बार क्वेश्चन रीड करके मेरे को सारे बच्चे बता दो, क्वेश्चन रीड करने के बाद कि पूछा क्या जा रहा है, सबको समझ में आ गया? आप लोगों के चैट क्यों नहीं आ रहे हैं? सब कुछ चल तो रहा है प्रॉपर? बिल्कुल 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 बच्चे, ठीक है। चलो फिर अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखना, इसका लंबा सा भी प्रोसीजर जाएगा, फिर मैं पहले लंबे प्रोसीजर से समझाने के बाद मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे आ जाऊंगा करना कैसे। क्या था, आर थे एंड एस थे, इसने 18 डेज में वर्क को कंप्लीट किया, यहाँ 36 डेज है। मैं सीधी सी बात करता हूँ, एलसीएम लेना है, यहाँ तो डायरेक्ट 36 दिख ही रहा है, इसका मतलब ये 1 डेज का 2 वर्क कर रहा था, ये 1 डेज का 1 वर्क कर रहा था। अब क्या कहानी आया कि अल्टरनेट डेज पे यहाँ पे आर एंड एस ने वर्क करना स्टार्ट किया, तो अब बताना है कि कितने दिन में वर्क कंप्लीट होंगे। और जब भी अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आए या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वहां मेंशन रहेगा कि फर्स्ट डे वर्क कौन कर रहा है। अब जो ये हमारे पास 36 डेज थे वर्क, तो इसमें क्या हुआ होगा, 36 वर्क में से फर्स्ट डे आर आया होगा और वो अपने हिस्से का 2 वर्क करके चला गया होगा, और 34 वर्क हमारा रिमेनिंग रह गया होगा। नेक्स्ट डे एस आया होगा, अपने हिस्से का 1 वर्क किया होगा, 33 वर्क रिमेनिंग रह गया होगा। नेक्स्ट डे आर आया होगा, अपने हिस्से का वर्क करके चला गया होगा, और ये हमारे पास 31 डेज 31 वर्क रिमेनिंग रहेगा। नेक्स्ट डे एस आया होगा, 1 वर्क करके चला जाएगा और 30 वर्क रिमेनिंग रहेगा, और इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस होते हुए आएगा, और जिस दिन लास्ट वर्क हो जाएगा वो डेज हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करूं, मुझे बहुत लंबा, यहाँ तो एक छोटा सा नंबर मेरे को दिख गया और बहुत आराम से प्राइम नंबर्स की तरह आ रहे थे, मतलब छोटे से ही, क्योंकि ये दूसरा नंबर ऑलरेडी इसके मल्टीपल्स थे, इसलिए एलसीएम छोटा सा आ गया और मेरे को डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। कभी कभार यहाँ पे ऐसे अटपटांग से लंबे चौड़े नंबर आ जाते हैं कि मेरे को सॉल्व करते करते डिफिकल्टी आने लगती है, या 2% के बदले में 3-4% को इन्वॉल्व कर चुका होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज समझिएगा। तो यहाँ एक पैटर्न चल रहा है कि 2-1-2-1-2-1 वर्क होता जा रहा है, यानी यहां से इस पैटर्न से मेरे को क्या दिख रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव डेज का वर्क, चाहे आप कहीं से भी पेयर बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो पेयर, चाहे जैसे भी आपकी मन पेयर बनाने की करे, यानी 2 कंसेक्यूटिव डेज का जो वर्क है वो रिपीट होता जा रहा है, और ये फिक्स है 2 कंसेक्यूटिव डेज का वर्क 3 आ रहा है। प्लीज ये चीज रिप्लाई करो, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, 2 कंसेक्यूटिव डेज का वर्क 3 है? प्लीज बच्चे चैट में रिप्लाई करो। बिल्कुल, तो ये चीज जब क्लियर हो गया तो अब मुझे ये पता चल गया कि 2 कंसेक्यूटिव डेज का वर्क 3 था। इसका मतलब टोटल वर्क कितने थे, 36। इसको 2 कंसेक्यूटिव जो भी रिपीटेड वर्क वो जितने डेज में आ रहे होंगे उस वर्क से इसे डिवाइड कर दो, यानी 3 से इसे डिवाइड कर दिया, 36 को 3 से डिवाइड किया, 12 जा डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं
यानी 12 पेयर ऑफ डेज में ये कंप्लीट हुआ, यानी टोटल डेज कितने लगे 12 इंटू 2 क्यों, क्योंकि ये 2 कंसेक्यूटिव डेज का वर्क का सम 33 था। अगर ये 3 कंसेक्यूटिव डेज का वर्क होता तो मैं यहाँ 3 पे मल्टीप्लाई करता, अगर 4 कंसेक्यूटिव डेज का वर्क होता 4 से मल्टीप्लाई करता, दैट इज इक्वल टू 24 डेज में वर्क कंप्लीट होंगे। बच्चे चैट में रिप्लाई करो मेरे को ये चीज समझ में आया नहीं आया। प्लीज, आई थिंक मैं चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअसली पूछा जाता है। प्रबल, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारे पास टोटल वर्क 36 थे और मैंने देखा 2 कंसेक्यूटिव डेज का वर्क 3 आया था, तो मैं उस 3 से इसे डिवाइड किया, यहाँ 12 आ गया। तो अब ये 12 क्या है, 12 पेयर 12 टाइम्स ये कंसेक्यूटिव डेज रिपीट हुए होंगे। ये जो कंसेक्यूटिव डेज, जितने कंसेक्यूटिव डेज का ये मैंने टोटल वर्क निकाला था वो 12 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो ये कितने कंसेक्यूटिव डेज थे, तो 2 कंसेक्यूटिव डेज थे, इसीलिए मैंने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और ये 24 आ गया। प्लीज बच्चे ये चीज रिप्लाई करो, समझ में आया या नहीं आया। ओके, अब प्लीज इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं, प्लीज आप लोगों को ये करना है। अब यहां अल्टरनेट के जगह ये हो रहा है कि आर वर्क एवरी डे, आर वर्क एवरी डेज एंड एस कम्स ऑन एवरी ऑड डे, एवरी ऑड डेज। यानी यहां पे मैं बोल रहा हूं कि आर तो डेली आ रहा है, एस जो है सो अल्टरनेट डेज पे आ रहे हैं, और वो अल्टरनेट डेज कौन सा, फर्स्ट डे से ही अल्टरनेट डे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैंने बोला एवरी ऑड डे। यानी इसका मीनिंग ये है कि एस पहले दिन आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा, फिर 5वें दिन आएगा, फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, 7th डे, इस तरह से एस आता चला जाएगा। तो प्लीज मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करूं, आप लोग प्लीज मेरे को बच्चे इसका आंसर बताओ आप लोग। बच्चे आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, जल्दी। दोस्त क्या था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, मेरे को सब कुछ पता है, बस यहाँ कंडीशन क्या होगा कि पहले दिन आर एंड एस दोनों आएंगे, यानी 2 + 1 3 वर्क हुआ। अच्छा, एक बच्चा ने लिखा है, चलो वेरी गुड, जिस गौरव ने लिखा है, देखते हैं बच्चा क्या आंसर आ रहा है। आर प्लस 1 यानी पहले दिन तो 3 वर्क हुआ, दूसरे दिन कौन आया, सिर्फ आर आया, 2 वर्क किया, यानी दूसरे दिन 5 आया, फिर अगले दिन 3 वर्क हुआ होगा, फिर अगले दिन 2 वर्क हुआ होगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या आ रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव डेज का वर्क 5 आ रहा है। बच्चे यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं प्लीज उस चीज को समझिएगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है प्लीज बच्चे उसे समझिएगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। क्या हुआ यहाँ पे जो है सो 5 डेज आ रहे हैं, 5 वर्क हो रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव डेज का। टोटल वर्क कितना था 36, 36 डिवाइडेड बाय 5 मैंने कर दिया, 5 7 जा 35 आ गया, और 35 से ये रिमेनिंग बच गए 1। बच्चा जो रिमाइंडर बच जाए इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, जिस तरह से गौरव ने किया है कि उसने यहाँ पे डेसिमल लगाया और 0 आ गया, और यहाँ पे जो है सो 2 टाइम्स हो गया, यानी इसका 2 कंसेक्यूटिव डेज था, डबल कर दिया। नहीं बेटा ये नहीं है। अब यानी 7 पेयर टाइम्स तो वो आ गए रिपीटेड वाले वर्क के, यानी 7 × 2 यानी 14 डेज तो वर्क हो चुका है। अब हमारे पास कितने वर्क रिमेनिंग है, ये 1 वर्क रिमेनिंग है, जो रिमाइंडर आया है, जो कंप्लीटली डिविजिबल के बाद जो बच चुका है रिमाइंडर, वो रिमाइंडर वर्क अभी भी मेरा बाकी है। 14 डेज काम कंप्लीट होने के बाद मेरे पास एक वर्क रिमेनिंग है, और इसे करने के लिए कौन आएगा, 15 डेज का वर्क है। 15 डेज में कौन कौन आएंगे, आर एंड एस दोनों के दोनों आएंगे, क्योंकि एस एवरी और डे में आ रहा था।
यानी इस दिन में दोनों अगर आएंगे तो दोनों की क्षमता कितनी है पूरे दिन में वर्क करने की, 3 कैपेसिटी है पूरे दिन में वर्क करने की। लेकिन वर्क रिमेनिंग मेरे पास कितना है, ओनली 1 रिमेनिंग है, तो टाइम कितना लगेगा, 1/3 डेज, 1/3 डेज। तो अगर मेरे को डेसिमल में वैल्यू दिया होता तब तो मेरा डेसिमल या फ्रैक्शन में तो टोटल टाइम जो मुझे लगता है इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए 14 एंड 1/3 डेज। लेकिन अगर मेरे को नॉर्मल स्टेटमेंट टाइप का पूछा हुआ हो और वहां पे बोला हो कि ऑन 14th डेज या ऑन 15 डेज, तो कौन से दिन में वर्क कंप्लीट हुआ, ऑन 15th डेज को वर्क कंप्लीट हो गया। प्लीज बच्चे चैट में रिप्लाई कीजिए, ये चीज समझ में आया या नहीं आया। प्लीज बच्चे रिप्लाई करें, ये चीज समझ में आया या नहीं आया।